Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Study Point. This is the third part of our ESTET PGT Biology 2022 Previous Year Question Paper Series. तो हम इस वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with the video. हमारे पास पहला क्वेश्चन है The final acceptor of electrons in the electron transport chain is. ETC में फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है वो बताना है. तो इसका आंसर है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके हाइड्रोजन के साथ प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कराता है, वाटर का फॉर्मेशन कराता है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो इट इज द फाइनल एक्सेप्टर. आंसर नंबर 2 विल बी द करेक्ट. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीरियल स्टेजेस ऑफ लिथोस्फीयर. हमें इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है. पहले आएंगे क्रस्टोज लाइकन, सेकंड विल बी फोलियोज लाइकन, फिर आए हर्ब्स एंड फाइनली आ गए स्क्रब स्टेज. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट. वर्ल्ड समिट कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका. राइट. इसको रियो +10 भी बोला जाता है क्योंकि ये 10 इयर्स बाद में हुई थी आफ्टर द रियो अर्थ समिट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन प्लांट वर्ल्ड R is the abbreviation for. PAR किसकी abbreviation है? So it stands for photosynthetically active radiation. This is the percent of the total incident solar radiations जो अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं. बट सारी की सारी सोलर रेडिएशंस प्लांट्स कंज्यूम नहीं करते फॉर फोटोसिंथेसिस. उनमें से 50% ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं, यानी फोटोसिंथेसिस को फॉर्म करने के लिए यूजफुल होती हैं. सो इसका सही आंसर होगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. एंड इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 400 से 500 नैनोमीटर तक. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements and choose the correct answer using the codes given below. So assertion is mycoplasma lacks cell wall. This is the correct statement. And NCERT में भी ये mentioned है mycoplasmas के पास cell wall नहीं होती. Reason is given, mycoplasmas are resistant to antibiotics that target cell wall synthesis. So ये बात बिल्कुल सही है. एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? सेल वॉल को टारगेट करना. और माइकोप्लाज्मास के पास तो सेल वॉल है ही नहीं. सो क्या वो उसकी सेल वॉल को टारगेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्या एंटीबायोटिक्स का असर माइक्रोप्लाज्मास पे देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा. सो माइकोप्लाज्मास आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. सो एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, and also it is the correct explanation of our assertion. So option number 1 इसका सही आंसर होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is not a free living nitrogen fixing bacteria? इनमें से कौन सा free living nitrogen fixing bacteria नहीं है? So NCERT mention करती है the microfrankia also produces nitrogen fixing nodules on the roots of non-leguminous plants. राइट. सो फ्रैंकिया किसके साथ रहती है? रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है ऑफ द रूट विद द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ. राइट. सो इट इज नॉट फ्री लिविंग. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. बाकी के ऑप्शन क्लेप्सिला, क्लोस्ट्रीडियम, बिजर्निका जो है वो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, assertion, reason and select the correct answer. CNG is considered safer than LPG. बिल्कुल. CNG जो होती है वो लाइटर होती है एयर से, राइट, और बहुत जल्दी डिस्पर्स कर जाती है. सो अगर कोई लीक की कंडीशन अराइज हो भी जाए तो CNG बहुत जल्दी डिस्पर्स होके एक्सप्लोजन का जो रिस्क है उसको कम कर देती है. जबकि जो LPG होती है वो एयर से हैवी होती है, इतना इजीली डिस्पर्स नहीं करती, और अगर कोई लीक हो जाए तो बहुत ज्यादा आग लग जाती है, डेंजरस कंडीशन राइज हो जाती है. राइट. एलपीजी रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बहुत हैवी हो जाती है एयर एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिस्पर्स. राइट. सो assertion भी सही है, उसका रीजन भी सही है, एंड इट इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर आवर assertion. So option number 1, both assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Next question is
Match the column 1 with column 2 and select the correct answer using the codes given below. मैच करना है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलती है? क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा जो ग्रीन algae हैं उनमें भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में देखने को मिलती है? फ्यूकस विच इज द ब्राउन alga। फिर डिप्लोहैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक जिसको बोलते हैं दैट इज सीन इन हिप्पोकार्पस जो एक तरह का क्या है? ब्राउन algae है। ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल हमारे पास किसमें देखने को मिलती है? पॉलीसिफोनिया जो कि एक रेड algae है। तो ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का टू। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंसलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। कमेंसलिज्म में क्या होता है? जब एक स्पीशीज को तो फायदा हो रहा हो और दूसरी स्पीशीज पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, न्यूट्रल इफेक्ट हो, so that kind of species interaction is called commensalism. So it is denoted by plus and zero symbol. यानी species A is benefited whereas there is no effect on species B, zero. ये टेबल एनसीईआरटी की टेबल है, इससे हम बाकी के स्पीशीज इंटरेक्शन भी देख सकते हैं। एंड स्पीशीज इंटरेक्शन का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पीवाईक्यू में मल्टीपल टाइम्स ही क्वेश्चंस इससे रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं। या तो वो डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा इंटरेक्शन किसको डिनोट करता है, या फिर वो इसके एग्जाम्पल करके भी क्वेश्चन को दे सकते हैं। सो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्टेट। सो म्यूचुअलिज्म देखें तो प्लस प्लस, कॉम्पिटिशन डिनोटेड बाय माइनस माइनस, प्रेडेशन बाय प्लस माइनस, पैरासिटिज्म बाय प्लस माइनस, कमेंसलिज्म बाय प्लस जीरो एंड अमेंसलिज्म बाय माइनस जीरो। सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्लस माइनस, सॉरी प्लस एंड जीरो। Now moving to next question. The number of chromosomes in a somatic cell of onion is 16. एक सोमेटिक सेल में, डाइप्लॉइड सेल में, 2n सेल में कितना नंबर है क्रोमोसोम्स का? That is 16. How many DNA molecules are there in a root-shaped cell of onion during metaphase stage of the cell division? So metaphase stage में क्या होता है? हर क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना होता है और वो सेंट्रोमेयर से कनेक्टेड होता है, राइट? और वो कहाँ आते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे आके लाइन हो जाते हैं ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो हर फेज में जो डीएनए का नंबर है वो काउंट कर लेंगे। तो एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, राइट? सो एक पेयर में 4 होंगे, राइट? इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स का नंबर जानने के लिए। जितने डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कितने हैं हमारे पास? डबल होंगे द नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स का नंबर होगा, राइट? सो मेटाफेज स्टेज में अगर पूछा जाए कितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं तो वो नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स के ही बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 2 करने पर हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 30। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग इन फ्रैंकिया इंड्यूस रूट नोड्यूल्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय। तो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? सो ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज लेग हेमोग्लोबिन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? ये इस तरह का पिगमेंट होता है जो नाइट्रोजनेज एंजाइम के फंक्शन के लिए एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो काम नहीं करता, फंक्शनल नहीं रहता। सो ऑक्सीजन को हटाना वहां से बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑक्सीजन की स्कैवेंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये काम कौन करता है? लेग हीमोग्लोबिन करके देता है, राइट? सो ऑप्शन नंबर सेकंड, लेग हीमोग्लोबिन विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब एग्जिबिट्स, पोलन ट्यूब किस तरह की मूवमेंट शो करती है? तो पोलन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर की टुवर्ड्स एक केमिकल सिग्नल के टुवर्ड्स मूवमेंट शो करती है, रिस्पॉन्स शो करती है, उसी के टुवर्ड्स मूव करते हैं पोलेंस, एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है? कीमोट्रोपिज्म। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट? कीमोटैक्सिस क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में मूवमेंट शो करता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी की पूरी सेल मूवमेंट शो करने लगे, नॉट जस्ट द पोलन, सिर्फ पोलन नहीं, अगर पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी सेल मूवमेंट शो करने लगी, उसको बोला जाता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट, राइट? तो यहाँ पे सिर्फ पोलन मूव कर रहा है, पूरी सेल नहीं कर रही, कीमोटैक्टिक तो हो नहीं सकता। कीमोनास्टिक क्या होता है? जब किसी केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में एक
सेल या कोई भी पार्ट ऑफ द प्लांट मूवमेंट शो करे, बट वो मूवमेंट कैसी हो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड कीमोनेस्टिक। इसका एग्जांपल है, अगर प्लांट की लीफ ओपन होती है, फिर क्लोज होती है इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल चेंज इन द एनवायरमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, कीमोनेस्टिक मूवमेंट। और थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होती है, थिग्मोट्रॉफिक इज इन रिस्पॉन्स टू सम फिजिकल टच। तो यहाँ पे पोलन का मूवमेंट टच के रिस्पॉन्स में नहीं हो रहा है, इट इज टुवर्ड्स द केमिकल सिग्नल, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, ओव्यूल प्रोड्यूस करके देता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an attribute of a population? इनमें से क्या population का attribute नहीं है? So age pyramid, yes। अगर हमें पता लगाना है कि कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कितने रिप्रोडक्टिव फेज में प्रेजेंट है, कितने प्री रिप्रोडक्टिव फेज में प्रेजेंट है, उस तरह के जो पिरामिड को हम बनाते हैं उसको एज पिरामिड बोला जाता है, राइट। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल प्रेजेंट पर 1000 मेल, कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स प्रेजेंट है उसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। और नेटालिटी किसको बोलते हैं, बर्थ रेट विद इन अ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, नेटालिटी। तो ऑब्वियसली एज पिरामिड, सेक्स रेशियो, नेटालिटी किसके एट्रीब्यूट्स हैं, पॉपुलेशन के। बस स्पीसीज इंटरेक्शन इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या है, एक इंटरेक्शन है, इकोसिस्टम में किस तरह का रिलेशनशिप पाया जा रहा है दो स्पीशीज के बीच, उसको बताने का एक फीचर है, ना कि एक पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट। सो ऑप्शन नंबर 2, स्पीशीज इंटरेक्शन, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द राइवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, इसका सही आंसर होगा पॉल एलिच। इन्होंने बोला था कि अगर एयरप्लेन में से राइवेट को हम रिमूव करना शुरू कर दे, पहले एक राइवेट को रिमूव करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एरोप्लेन की स्टेबिलिटी पर। इसी तरह अगर एक इकोसिस्टम में से स्पीशीज, किसी एक स्पीशीज को रिमूव कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्पीशीज को, उस इकोसिस्टम में। बट अगर धीरे धीरे करके बहुत सारी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करा दें, उसको रिमूव कर दें, तो इकोसिस्टम डिसस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है लूज हो जाएगी, राइट। तो इसी तरह अगर एरोप्लेन में से काफी सारे राइवेट्स राइवेट्स यानी पेच अगर रिमूव कर दिए जाए, तो ऑब्वियसली उसके पार्ट्स डिसमेंटल होने शुरू हो जाएंगे और एरोप्लेन अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। इसी तरह इकोसिस्टम भी अपनी स्टेबिलिटी खो देता है अगर उसकी स्पीशीज को रिमूव कर दिया जाए। So this hypothesis was given by Paul Ehrlich. Option number 4. अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को इनिशिएट्स। तो रुबिस्को एंजाइम के पास दोनों कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। सो जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये शो करे तो कौन सी साइकिल का इनिशिएशन हो जाता है, दैट इज द C2 साइकिल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। Next is trichodesmium is the cause of redness of red sea is. So trichodesmium जो red sea cause कर देता है, जब sea red हो जाता है, so trichodesmium किस तरह का ऑर्गेनिज्म है ये बताना है। So it is a cyanobacterium. It is a cyanobacterium कि इतना प्लोरिफरेट कर जाता है वाटर बॉडी पे, इतना ज्यादा ब्लूम कर जाता है कि पूरा का पूरा जो वाटर बॉडी है वो कैसी दिखने लगती है, ब्लू ग्रीन से रेड कलर की दिखने लगती है। सो इसी को रेड सी बोलते हैं एंड इट इज कॉज्ड बाय अ साइनोबैक्टीरिया दैट इज ट्राइकोडेस्मियम। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, which of the following is the most abundant molecule on earth? बड़ा जो सबसे abundant मात्रा में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है वो अर्थ में क्या है, सेल्यूलोज, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो जो सेल्यूलोज होता है वो किसमें हेल्पफुल है, इट इज द जो सेल वॉल्स होती हैं प्लांट्स की, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, राइट। सो इसीलिए ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। सो ऑप्शन नंबर 4 सेल्यूलोज विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, choose the consider the following statements and choose correct answer using the codes given below. Assertion है, hardwood is less susceptible to fungus and contains less moisture than sapwood. जो hardwood होती है वो फंगस से लेस ससेप्टेबल है और उसमें कैसा है, लेस मॉइस्चर पाया जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट। और रीजन है हार्डवुड स्टोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक थाइलोसिस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही। सो हार्डवुड फंजाई के लिए लेस ससेप्टेबल है, इसमें मॉइस्चर की मात्रा कम पाई जाती है, मॉइस्चर कम होगा तो फंजाई इसमें कम लगेंगी, फंजाई के लिए अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। और ये कैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को स्टोर करके रखता है, लाइक टेनिन्स, लाइक रेजिन्स, है ना, एंड टाइलोसिस, तो ये स्टोर करके रखता है। सो दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So option number 1, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion will be the correct answer.
नेक्स्ट है select the incorrect statement regarding the facilitated transport of plant. Facilitated transport किसकी वजह से होता है? It occurs because of special membrane proteins required for the process. बिल्कुल सही बात है। इसको क्या चाहिए होता है? कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद चाहिए होती है, कुछ कैरियर प्रोटीन्स की मदद चाहिए होती है। इट इज अ डाउनहिल प्रोसेस, डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है। बिल्कुल, डाउनहिल का मतलब होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। इन दिस प्रोसेस द ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट होने वाला प्रोटीन है तो वो सारे मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई हो जाता है, राइट। तो ट्रांसपोर्ट कैसा हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का रेट फर्दर बढ़ नहीं, तो सैचुरेशन देखने को मिलती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज इट इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये प्रोसेस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस कैसा होता है? बिल्कुल सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, बट की रियलिटी में कैसा होता है? ये सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। फाइनल क्वेश्चन इज match the expected phenotype ratios in progeny from the dihybrid parents with the condition specified. मैचिंग करनी है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस रेशो को देखकर, दैट इज नो इंट्रैक्शन। नो इंट्रैक्शन हम सबको पता है, जब किसी तरह की एपिस्टैटिस देखने को नहीं मिलती, जब एक नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो उसका जो रेशो आता है वो कितना आता है? 9:3:3:1, राइट। 9:3:3:1 ये आता है। तो डी का होना चाहिए 2, तो दो ऑप्शन में है 2, राइट। तो डोमिनेंट एपिस्टैसिस का हमें रेशो पता होता है, वो क्या होता है? 12:3:1, राइट। सो ए थर्ड कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ इस वाले ऑप्शन पे, राइट। फिर रिसेसिव का क्या होता है? 9:3:4, और कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टासिस का क्या होता है? 9:7। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करिए अगर कोई डाउट हो या कोई कोई भी आपको कोई कमेंट करना हो, एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड जो भी लोग स्टेट की तैयारी कर रहे होते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।